वे 6 बाधाएं कौन सी हैं जो आदमी को राजा से रंक बना देती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बेशकीमती है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को स्किप मत कर देना, वरना बहुत ही काम की जानकारी आपके हाथ से निकल जाएगी। वे 6 बाधाएं कौन सी हैं जो आदमी को राजा से रंक बना देती हैं। वे 6 बाधाएं कौन सी हैं जो आदमी को बड़ा आदमी कभी नहीं बनने देती। तो चलिए जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। यह कहानी है राजा विक्रमादित्य की। कहते हैं राजा विक्रमादित्य बहुत ही धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे, जो अपनी प्रजा के दुख सुख का आठों पैर ध्यान रखते थे। वे अक्सर वेश बदलकर रात में घूमा करते थे। छोटी से छोटी गतिविधि पर उनकी पैनी नजर रहती थी। उस रात वे घूमते घूमते नदी किनारे जा पहुंचे। चांद की रोशनी में नदी का जल दूर से चमक रहा था। राजा विक्रमादित्य नदी किनारे खड़े हुए नदी की उस छटा को निहार रहे थे जो चांदनी रोशनी में चमक रही थी। तभी उनके कान में एक आर्त स्वर सुनाई पड़ता है, जैसे कोई किसी को अपनी मदद के लिए पुकार रहा हो। कोई जरूर किसी बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ था। बचाओ बचाओ की आवाज राजा विक्रमादित्य के कान में पड़ी तो वे एकदम से चौकन्ना होकर उस आवाज की दिशा में जाने लगे। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें पता चला कि 2 लोग इस नदी के प्रवाह के बीच में फंसे हुए हैं। वे दोनों नदी को तैरकर किनारे पर आना चाहते थे, पर नदी इतनी वेग से बह रही थी कि वे दोनों पानी के साथ बहे चले जाते थे। नदी में डूबते हुए उन दोनों लोगों में एक युवक था और एक युवती थी। वे उस समय बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक युवक और एक युवती नदी के बीच जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो राजा ने बिना देर किए ही नदी में छलांग लगा दी और किसी तरह से उन दोनों युवक और युवती को निकालकर किनारे पर ले आए। दोस्तों, उन दोनों में जो युवती थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसके अंग अंग से यौवन छलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो स्त्री स्वर्ग की कोई अप्सरा या देवकन्या हो। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर कोई तपस्वी भी अपनी तपस्या छोड़कर उसे पाने की कोशिश करने लगता। वो भी अपना योग छोड़कर उसे पाकर गृहस्थ जीवन की कामना करता। मित्रों, राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों को नदी से निकालकर उनकी जान बचाई थी। वे दोनों अपनी जान बचाने वाले पुरुष को बड़ी कृतज्ञता से देख रहे थे। विक्रमादित्य ने पूछा कि वे दोनों कौन हैं और नदी के बीच कैसे फंस गए। तब उन्होंने बताया कि वे अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर कहीं जा रहे थे। अचानक उनकी नाव एक भंवर में जा फंसी। हमने उससे निकलने का बड़ा प्रयास किया, मगर हम सफल ना हो पाए। हमारा पूरा परिवार नदी में डूब गया। किसी तरह से हम दोनों तैरकर उस भंवर से तो निकल गए, पर नदी के इस तेज प्रवाह के बीच में आकर फंस गए। हम दोनों भाई बहन हैं और सारंग देश के रहने वाले हैं। आपने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत उपकार किया है, वरना इस रात में कौन हमारी आवाज सुनने वाला था। आप तो हमारे लिए भगवान बनकर प्रकट हुए हो। हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। दोस्तों, वे दोनों भाई बहन ये नहीं जानते थे कि हमें बचाने वाला उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य उस समय आम जन की वेशभूषा में थे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें सांत्वना दी कि आप चिंता ना करो, आज की रात आप हमारे यहां व्यतीत करो, कल आपको आपके नगर में भिजवा दिया जाएगा। मित्रों, इतना कहकर विक्रमादित्य उन दोनों को अपने महलों के लिए बुला ले गया। इधर जैसे ही राजा अपने महलों के निकट पहुंचा तो महल के बाहर खड़े प्रहरी राजा को देखकर प्रणाम करने लगे। तब उन दोनों को पता चला कि हमें बचाने वाला कोई सामान्य जन नहीं था, बल्कि यहाँ का राजा विक्रमादित्य है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों को नदी से बचाया है। अब तो वे और भी ज्यादा कृतज्ञता भरी नजरों से राजा को देखने लगे। राजा ने अपने सेवकों से कहकर उन दोनों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था करवाई। अब तो उन दोनों का मन राजा के प्रति और अधिक सम्मान से भर गया। सोचने लगे, जैसा नाम सुना था वास्तव में महाराज विक्रमादित्य उससे भी कहीं आगे हैं। वो युवक रात में जागकर राजा विक्रमादित्य और अपनी बहन के बारे में सोचता रहा कि मैं तो वैसे भी काफी दिनों से अपनी बहन के लिए एक योग्य और कुशल वर की खोज में हूं। मेरी बहन किसी राजकुमारी से कम नहीं है।
तो उसका होने वाला पति भी कोई राजकुमार या राजा ही होना चाहिए। और मुझे लगता है कि महाराज विक्रमादित्य से अधिक योग्य और उचित वर मुझे कोई नहीं मिल सकता। मेरी शुरू से यह इच्छा रही है कि मैं अपनी बहन का विवाह किसी राजा से ही कराऊंगा, परंतु मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं किसी राजा के सम्मुख जाकर भी खड़ा हो पाऊं। परंतु राजा विक्रमादित्य मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। कल सुबह मैं महाराज विक्रमादित्य के पास अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। दोस्तों, इन्हीं बातों में जब सवेरा हो गया तो उसने अपनी बहन से कहा कि वो अच्छी तरह से सज संवर कर तैयार हो जाए। हम उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में चल रहे हैं। अब तो दोस्तों वो लड़की सज धज कर तैयार हुई। सुंदर तो वो थी ही, सज संवर कर जैसे ही वो चली तो इंद्र की अप्सराओं को भी लज्जित करने लगी। देवता लोग भी उसे देखकर मोहित हो जाते। चारों तरफ अपनी सुंदरता का जादू बिखेरती हुई वो अपने भाई के साथ राजा के सम्मुख पहुंच गई। राजा विक्रमादित्य ने जब उन दोनों भाई बहनों को अपने पास आया देखा तो पहले तो उनसे उनका हालचाल पूछा और कहा कि आप चिंता ना करो, आपको आपके नगर छोड़ने का मैं अभी प्रबंध कराता हूं। उस युवक ने राजा से कहा, महाराज वैसे तो हम आपके ऋणी हैं ही, आप हमारी एक भेंट और स्वीकार कर लो तो मैं धन्य हो जाऊं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या भेंट है आपकी, शीघ्र बताइए, मैं उसे अवश्य स्वीकार करूंगा। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने तुरंत अपनी बहन को आगे बढ़ाया और बोला, महाराज मेरे पास मेरी बहन ही आपको देने के लिए सबसे कीमती भेंट है, आप इसे स्वीकार कर लो तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। उस युवक की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य बोले, भाई मुझे तुम्हारी यह भेंट स्वीकार है, किंतु पत्नी के रूप में नहीं, बहन के रूप में मैं इसे स्वीकार करता हूं। दोस्तों, राजा का जवाब सुनकर वो युवक आश्चर्यचकित रह गया। सोचने लगा, मैं तो सोच रहा था कि महाराज उसे अपनी पत्नी बनाएंगे, मगर यहां तो सब उल्टा हो गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे भाई, आज से तुम्हारी बहन मेरी बहन के रूप में जानी जाएगी। मैं अपनी इस बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से किसी राज परिवार में करूंगा। आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई, आप निश्चिंत हो जाइए। दोस्तों, राजा का जवाब सुनकर वो युवक राजा विक्रमादित्य का मुंह ताकता रह गया। उसने कभी सपने में भी राजा से ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं की होगी कि वो मेरी अप्सराओं की तरह सुंदर लगने वाली बहन को, उसकी सुंदरता को अनदेखा करते हुए उसे बहन बना लेंगे। कहते हैं दोस्तों, कोई भी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति विषय वासनाओं से इतना ऊपर नहीं उठ सकता। अक्सर राजाओं में यही दोष हुआ करते हैं कि सुंदर स्त्रियों का भोग करना, मद्यपान करना, जुआ खेलना और शिकार करना। शुक्र नीति कहती है कि स्त्रियों का नाम लेना ही चित्त को काम विकार से भर देता है, और जो विलासपूर्वक बहुओं को नचाने वाली हैं, अप्सराओं की भांति खूबसूरत हैं, उनका दर्शन करने से ही मन में काम का संचार हो जाता है। स्त्रियों के विषय में और भी कहा गया है, कहते हैं जो स्त्रियां एकांत में भेंट करने में कुशल हैं, कोमल तथा गदगद वचन बोलने वाली हैं, प्रेम से युक्त कटाव करने वाली हैं, ऐसी स्त्रियां किस मनुष्य को वशीभूत नहीं कर सकती। जो ऋषि मुनि अपने मन को सदैव अपने बस में रखने वाले हैं, उन मुनियों के मन को भी स्त्रियां काम वासना से भर देती हैं। मित्रों, वही राजा विक्रमादित्य ने अपने मन को जीतकर जितेंद्रिय होने का परिचय दे दिया। कहते हैं बड़े बड़े राजा इंद्र, दंड, नहुस, रावण जैसे योद्धा भी स्त्री के बस होकर नाश को प्राप्त हो गए। कहते हैं स्त्रियों में आसक्ति न रखने वालों के लिए ही स्त्री सदा सुख देने वाली होती है। दोस्तों, बड़ा आदमी बनने के रास्ते में ये 6 बाधाएं सबसे बड़ी होती हैं। नंबर 1 सुस्ती, नंबर 2 सुंदर और चंचल मन वाली स्त्रियां, नंबर 3 बीमारी, नंबर 4 जन्मभूमि से अत्यंत लगाव के कारण बाहर ना जा पाना, नंबर 5 संतोष, जिसने संतोष कर लिया वो सुखी तो रहेगा पर बड़ा नहीं बन सकता, इसलिए कहते हैं संतोषी राजा अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। और नंबर 6 कायरता, साहस और गुणों से हीन कभी तरक्की नहीं कर सकता।
ये बाधाएं राजाओं को भी रंक बनाने की सामर्थ्य रखती हैं। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य ने तुरंत नाई पंडित को बुलाकर टीका की सामग्री और बहुत सारा धन देकर उदयगिरी के राजा उदयभान के यहां भेज दिया। उनका बेटा एक बड़ा ही रूपवान और गुणों की खान था। नाई पंडित धनमाल लेकर राजा उदयभान के यहां के लिए चल दिए। रास्ते में उन्हें डाकुओं ने लूट लिया। उन्होंने लौटकर यह बात राजा विक्रमादित्य को बताई कि रास्ते में डाकुओं ने उनसे सारा धनमाल लूट लिया। मित्रों, यह सुनकर विक्रमादित्य सकते में आ गए। सोचने लगे, हमारे शासन में चोर और डाकुओं की एंट्री कैसे हो गई। राजा ने उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया। अब की बार विक्रमादित्य ने नाई पंडित को धनमाल देकर विदा किया और अपने कुछ सिपाहियों को उनके साथ भेज दिया। और इधर राजा स्वयं वेश बदलकर डाकुओं को पकड़ने के लिए घर से निकल पड़े। राजा जब उसी स्थान पर पहुंचे जहां पंडित जी को डाकुओं ने लूटा था, तो उसने देखा कि एक तरफ बीहड़ में कुछ 4 आदमी बैठे हुए थे। राजा उन्हें देखते ही समझ गया कि हो न हो यही वो लुटेरे हैं। राजा ने उनसे कहा, देखो भाई, आप भी चोर हैं और मैं भी एक चोर हूं, क्यों ना हम पांचों इकट्ठे होकर चोरी करने चले। चोर चोर मौसेरे भाई। चोरों ने भी राजा की बात मान ली। अब वे चोर अपनी अपनी खूबियां बताने लगे कि देखो भाई, हम चारों में अलग अलग खूबियां हैं। एक चोर चोरी करने के लिए मुहूर्त निकालता है, दूसरा चोर पशु पक्षियों की आवाज समझ लेता है, तीसरा चोर गायब होने का हुनर जानता है और चौथा चोर कठिन से कठिन दुख पड़ने पर भी मुंह से आह तक नहीं निकालता। ये बताओ, तुम में क्या विशेषता है? तुम क्या कर सकते हो? विक्रम ने कहा, मेरे अंदर यह विशेषता है कि मैं छिपे हुए धन का पता लगा लेता हूं कि धन कहां पर रखा है। यही मेरी खूबी है। चोरों ने सोचा, इसमें विशेषता तो बहुत अच्छी है, यह आदमी हमारे बहुत काम का है। यही सोचकर उन्होंने विक्रम को अपने साथ में ले लिया और उसे छिपे धन का पता लगाने को कहा। मित्रों, विक्रमादित्य ने अपने ही महल में चोरी की योजना बना डाली और चोरी करते वक्त अपने ही सिपाहियों द्वारा उन चोरों को और स्वयं पकड़वा भी दिया। अगले दिन दरबार में जब वे चारों चोर पेश हुए, तो चोरों को पता चला कि हमारे साथ में जो 5वां चोर था, वही चोर यहां का राजा है। अब तो वे डर के मारे कांपने लगे। विक्रम ने उन्हें दंड ना देकर उनसे चोरी ना करने का वचन लिया और उन्हें छोड़ दिया और कहा कि अपनी इन विशेषताओं का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करो और आज से सही रास्ते का अनुसरण करो। मित्रों, चोरों ने राजा को वचन दिया। उधर राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी उस मुंह भोली बहन का विवाह राजा उदयभान के पुत्र से कर दिया। मित्रों, इन्हीं कार्यों की वजह से राजा विक्रमादित्य एक महान और वीर शासक कहलाया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।